हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेयरनेस अपडेट्स पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले पर अपना डिसीजन दिया है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा आज सेम सेक्स मैरिज, उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है, अभी हाल ही में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जो कि सेम सेक्स मैरिज के ऊपर था। क्या सेम सेक्स वाले लोग जो हैं वो शादी कर सकते हैं या उनकी शादी को कानूनी मान्यता मिलने वाली है, और बहुत सारे अधिकार हैं जो उनको मान्यता मिलने वाली है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन दिया है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच बैठी थी और जस्टिस DY चंद्रचूड़ उनकी अध्यक्षता में ये डिसीजन दिया गया है। और डिसीजन क्या है, वहां तक पहुंचने से पहले हम जान लेते हैं कि मुद्दा क्या है, क्योंकि बिना मुद्दा जाने समझने का कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो LGBTIQA+ जो लोग हैं वो क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इनके फ्लैग का क्या मतलब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या तर्क था, इसके अंदर और समुदाय हैं जिन्होंने याचिकाएं लगाई थी, उनके क्या तर्क हैं, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो समलैंगिक विवाह का जो फैसला है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है भारत में LGBTQIA+ समुदाय को विवाह समानता का अधिकार देने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो ऐतिहासिक फैसला आया था, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारी याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करी गई थी, तो जो LGBTQIA+ समुदाय के लोग हैं इनको जो है विवाह की समानता देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है समलैंगिक विवाह पर क्या अपना निर्णय दिया है, ये बात भी हम जानेंगे। तो विवाद तो मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी याचिकाएं आई थी। इनमें इनकी संख्या एक या दो नहीं थी, टोटल इनके पास जो है 21 जो याचिकाएं जो दर्ज करी गई थी। ठीक है, ये याचिकाएं इसलिए दर्ज करी गई थी ताकि भारत में जो है समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी जाए, या मंजूरी देने के लिए याचिकाएं ये सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करी गई थी। तो इन याचिकाओं को ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये निर्देश दे कि सरकार भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करे, ताकि भारत में जो समलैंगिक जोड़े हैं उनको एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो ये सब पूरा मामला था। ये इसके चक्कर में जो है सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं जो है दर्ज करी गई थी। लेकिन असली विवाद तो तब शुरू होता है जब 7 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में नवतेज सिंह जो है बनाम भारत संघ में जो है विवाद में IPC धारा 377 को जो है वो सेक्शन 377 को जो है उसको जो डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, इसको जो है आर्टिकल जो आपका IPC सेक्शन 377 है उसको जो है समाप्त कर दिया जाता है। तो वहां से जो है ये पूरा जो विवाद है ये शुरू होता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में जो है ये सेक्शन 377 जो था ये भारत में समलैंगिकता को जो है कानून के दायरे के अंदर रखता था। ठीक है, ये कानून के दायरे के अंदर रखता था, समलैंगिकता को एक अपराध बनाता था। ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को समाप्त कर दिया तो समलैंगिकता अब अपराध के दायरे से बाहर हो चुकी थी। ठीक है, समलैंगिकता जब ये सेक्शन खत्म हुआ, जो समलैंगिकता थी जो अपराध के दायरे से बाहर हो गई। ठीक है, तो फिर इसका मतलब अब ये हुआ कि अब जो भारत में समलैंगिक जोड़े हैं वे एक साथ रह सकते थे। ठीक है, उन्हें एक साथ रहने का अधिकार जो है प्राप्त हो गया था। तो इस सेक्शन को खत्म करने से ये जो है बात सामने आई थी कि वो समलैंगिक जोड़े जो थे वो एक साथ रह सकते थे। लेकिन इस पूरी जजमेंट के बाद जो है उनकी जो समस्याएं जो है अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। ठीक है, बल्कि मौजूदा विवाद है उसकी शुरुआत ही इसी जजमेंट के बाद होती है, वह इसी जजमेंट से शुरू होती है। तो उनकी समस्याएं अभी भी बरकरार थी। इसका मतलब कि समस्याएं अभी तक उनकी खत्म नहीं हुई थी। उनको साथ रहने की अनुमति तो मिल चुकी थी। ठीक है, साथ रहने की अनुमति तो मिल चुकी थी, लेकिन जो है उनको
जो एक मान्यता है, विवाह को रजिस्टर कराने की मान्यता उनको अभी तक भी नहीं थी। लेकिन हम ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये LGBTQIA+ क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अब देखते हैं हम इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, LGBT इसका मतलब क्या होता है। मतलब L का मतलब होता है लेस्बियन। ठीक है, L का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन मतलब जो है एक महिला दूसरी महिला की जो प्रति जो होती है वो आकर्षित होती है, तो वो उनको कहा जाता है लेस्बियन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी का मतलब होता है, जी का जो मतलब होता है गे, जो मतलब एक पुरुष या दूसरे पुरुष के जो है मतलब प्रति जो है वो पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये है जी का मतलब इसमें। देन नेक्स्ट आता है आपके पास बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब जो है एक मर्द किसी महिला के प्रति, या मर्द जो है किसी मर्द के प्रति जो है, या पुरुष के प्रति जो है उसको पसंद करता है, तो उसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ। एंड ट्रांसजेंडर का टी का जो मतलब है उसका मतलब है ट्रांसजेंडर, मतलब पहले कोई मर्द था, जो पुरुष था, उसने बाद में अपना जेंडर जो चेंज कराया हो, फिर वो ट्रांसजेंडर बन गया। तो इन सब का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि आगे भी है कि QIA। ठीक है, प्लस, तो ये क्या मतलब होता है ये भी हम आगे जानते हैं। ठीक है, जो क्यू का मतलब है, क्यू का मतलब होता है क्यूर क्वेश्चनिंग। क्यूर का मतलब होता है क्यूर क्वेश्चनिंग। क्यूर क्वेश्चनिंग इसका मैं आपको बताता हूँ अभी डिटेल में। क्यूर क्वेश्चनिंग बोलेंगे, क्यू के मतलब जो वर्ड का मीनिंग है, मतलब इसमें होता है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो अंदर से दुविधा में फंसे होते हैं। ठीक है, मतलब वो लोग जो तय नहीं कर पाते कि उनका आकर्षण पुरुष की तरफ है या स्त्री की तरफ है, उनके अंदर मतलब स्त्री वाले गुण है या पुरुष वाले गुण है, ये तय नहीं कर पाते। अक्सर ऐसे लोगों को जो है वो इसके मतलब श्रेणी में जो रखा जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है आपका आई। आई का जो मतलब है वो है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स, तो इसका मतलब भी हम अब डिटेल में जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब ये एक तरह की ऐसी मतलब फिजिकल कंडीशन होती है जो जन्म के साथ ही मतलब वह इन सब चीज़ों के साथ पैदा होता है। मतलब है कि उसके अंदर एक या अधिक सेक्स से संबंधित विशेषताएं मौजूद रहती हैं। लिंग अतिरिक्त प्रजनन या इस तरीके का जो उसमें वो रहता है कि मतलब वो कंफ्यूज रहता है। तो इसलिए इसको जो है वो इंटरसेक्स की जो श्रेणी में जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट अगर आपका आता है एसेक्सुअल। अब ये लोग वे होते हैं एसेक्सुअल। ए का जो मतलब है आपका एसेक्सुअल। ठीक है, अब मतलब इस कैटेगरी में ऐसे लोगों को रखा जाता है जो किसी भी तरह के सेक्सुअल आकर्षण को फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो इस मतलब जो श्रेणी में रखा गया है एसेक्सुअल, जो कि नॉन रोमांटिक होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं कि नॉन रोमांटिक होते हैं, जो उनको जो है इस श्रेणी में जो है रखा गया है। तो ये सब था LGBTQIA+। ठीक है, तो इसका ये मतलब था, मैंने आपको सब डिटेल में बता दिया है। अगर अब हम आगे देखें, इनका जो फ्लैग भी रहता है इसका क्या मतलब रहता है। ठीक है, तो इनके मतलब जो फ्लैग जो रहता है वो एक रेनबो के कलर्स में। ठीक है, तो हर एक कलर का जो है अलग अलग मतलब रहता है यहाँ पे। जैसे रेड कलर का जो मतलब है यहाँ पे रहता है आपका, रेड जो है वो रेड फॉर लाइफ है। रेड फॉर ये जो है लाइफ के लिए है। ठीक है, एंड ऑरेंज जो है, ऑरेंज का मतलब है ऑरेंज फॉर हीलिंग। ऑरेंज जो कलर है वो हीलिंग के लिए है। ठीक है, ऑरेंज कलर जो वो है हीलिंग के लिए, हीलिंग। येलो कलर का मतलब है सनलाइट। सनलाइट मतलब है इसमें। ग्रीन कलर का मतलब है नेचर, यहाँ पे इसका मतलब है नेचर। एंड ब्लू कलर का मतलब है हार्मनी। ब्लू कलर का मतलब है हार्मनी। एंड पर्पल कलर का मतलब है स्पिरिट। तो ये सब कुछ मतलब है इनके जो फ्लैग का। तो ये सब आप भी नोट डाउन करके रखेंगे, डिटेल में रखेंगे। तो अगर अब हम जाने की पीछे हमने पढ़ा था कि इनकी समस्याएं जो वो ख़त्म नहीं हुई थी अभी तक। ठीक है, तो अब जानते हैं कि मतलब समस्याएं क्या थी। तो पहले जो समस्या थी कि जो समलैंगिक जोड़े थे उन्हें साथ में रहने का अधिकार तो प्राप्त हो गया था, लेकिन
साथ में रहने की वजह से जब वे विवाह करते हैं, तो उन्हें मतलब उस विवाह को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उनको जो है मान्यता प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, विवाह को रिकॉग्नाइज कराने का अधिकार नहीं था। यानी सरकार उनके विवाह को अभी भी मान्यता नहीं देती थी, मंजूरी नहीं देती थी। तो अगर सरकार समलैंगिक जोड़ों को अधिकार नहीं देती है, तो जो अधिकार जो गैर समलैंगिक जोड़ों के पास होते हैं वे इन सबको नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जो समलैंगिक जोड़े होते हैं उनके पास जो कानूनी अधिकार होते हैं वो इनको नहीं मिल पाते हैं। तो ये कुछ इनकी समस्याएं भी हैं। ठीक है, अगर मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो वो बच्चों को गोद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सैरोगेसी नहीं करवा सकते हैं, विरासत का अधिकार उनके पास नहीं है, पेंशन के अधिकार के लिए वे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ उदाहरण हैं, ये कुछ जो समस्याएं थी वो उनके प्रति जो है वो पैदा होती हैं। ठीक है, इस तरीके के वो काम जो है वो नहीं कर पाते थे, इस तरीके के अधिकार उनको सरकार ने नहीं दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से जो मतलब तमाम अधिकार हैं सरकार जो है गैर समलैंगिक जोड़ों को देती है, वे समलैंगिक जोड़ों को नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो है इस विवाद को जो है चुनौती दी गई थी। ठीक है, ताकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को ये निर्देश दिए जाएं कि भारत में भी समलैंगिक जोड़ों को मान्यता मिल सके। तो ये था कुछ पूरा विषय, मतलब क्यों था मतलब विषय, ये सब हमने विस्तार में इसकी चर्चा कर ली है। लेकिन यहां पर अब सवाल ये उठता है कि समलैंगिक विवाह पर मान्यता देने में क्या अड़चन आ रही है। ठीक है, अड़चन इसमें क्या क्या अड़चनें जो हैं वो समलैंगिक विवाह में जो आ रही हैं, तो वहां पर मतलब किसी भी तरह की जो है मान्यता इनको नहीं दी जा रही थी। क्या आखिर मतलब जो समलैंगिक विवाह को जो है मान्यता यहाँ पे नहीं मिल पा रही थी, वहाँ पर किस तरह की कानूनी अड़चन मौजूद हैं, क्या लीगल चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अगर भारत में विवाह को रिकॉग्नाइज करवाना है, पंजीकृत करवाना है, तो इसके दो तरीके हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी अड़चनें पढ़ लेते हैं। अगर आपको विवाह को जो है पंजीकृत कराना, अगर आपके विवाह को रिकॉग्नाइज करना है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उस विवाह को हमारे जो पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, हमारे जो पर्सनल लॉज हैं, मतलब अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉज हो गए। ठीक है, ईसाइयों के अलग कानून हैं। तो आप उस विवाह को मतलब इनके तहत जो है पंजीकृत जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो हैं, ये जो तरीके हैं इसके तहत जो हम अपने विवाह को जो है वो पंजीकृत रिकॉग्नाइज जो करवा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, जो है कि सेक्रेट तरीका माना जाता है, वह है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का इस्तेमाल करके जो है हम अपने विवाह को जो रिकॉग्नाइज करा सकते हैं, जो भारत में इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट विवाह की अनुमति देता है। तो आप इसके तहत जो है वो विवाह को जो पंजीकृत रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। ठीक है, भारत में जो स्टेट है, ठीक है, जो राज्य है, उसकी ओर से किसी विवाह को पंजीकृत करवा सकते हैं इस एक्ट के तहत। लेकिन अगर आप इस कानून के प्रावधानों को पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आगे हम इसके प्रावधानों को देखेंगे, तो यहाँ पर कहा गया है कि ये अधिनियम किसी जो दो व्यक्ति होंगे उनके विवाह को ही मान्यता देता है। ठीक है, लेकिन इसी कानून का जो सेक्शन 4 है, ठीक है, धारा 4C है, सेक्शन 4(3) है, उसमें पुरुष और महिला शब्द का ही जिक्र है। इसमें जो है महिला और पुरुष शब्द का ही जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि विवाह के लिए एक तरफ पुरुष और एक तरफ जो है महिला होनी चाहिए। यानी कि इस कानून के तहत जो गैर समलैंगिक जोड़ों को ही मान्यता मिलेगी। ये आप बात बिल्कुल नोट डाउन करके रखें। इस सेक्शन में और इस अधिनियम के सेक्शन 4C में क्या लिखा गया है कि जो गैर समलैंगिक जोड़े होंगे उनके ही जो विवाह को है जो मान्यता जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ये कानून जो आपके विवाह को लिंग के आधार पर जो है परिभाषित करता है, या तो परिभाषित करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से जो है मतलब कानून के तहत जो है एक पुरुष और एक महिला के जोड़े को ही जो है मान्यता दी जा सकती है या मिल सकती है। तो ये सब जो है इस अधिनियम के तहत जो कहा गया है। तो समस्या तो फिर यही आती है ना,
समस्या तो फिर यहीं आती है कि समलैंगिक जोड़े हैं वह इस कानून के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करवा नहीं सकते, क्योंकि वहां तो कहा गया है कि जो गैर समलैंगिक जोड़े होंगे वही इस अपने विवाह को जो पंजीकृत करवा सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें विवाह को पंजीकृत करवाने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमने ये कानून की जो अड़चनों को पीछे हमने ये देख लिया। तो ये कुछ कानूनी अड़चनें थी जो समलैंगिक जोड़ों के विवाह में जो है अधिकार जो उनको देने में जो आती हैं। तो अब जो है सवाल उठता है नेक्स्ट कि उन्हें अपने विवाह को पंजीकृत क्यों करवाना है। ठीक है, क्यों उनको मतलब अपने विवाह को पंजीकृत करवाना है, इसकी क्या आवश्यकता है। इसके पक्ष में भी कुछ कानूनी तर्कों को हम जो अब आगे देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब इस कानूनी तर्क रहते हैं जिसके तहत जो इनको अपने विवाह को पंजीकृत करवाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो अगर आप भारत के संविधान में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि भारत के हर नागरिक को विवाह का अधिकार है। ये भारत के संविधान में लिखा गया है, लेकिन नागरिकों को अपने विवाह को पंजीकृत करवाने का अधिकार वहाँ पे प्राप्त है, ये संविधान में कहा गया है। और यहाँ पर उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को नहीं देखा जा सकता, ये भी उसमें कहा गया है। उनका यौन अभिविन्यास क्या है ये सब नहीं देखा जाता है। तो ऐसे में अगर जो स्टेट है, जो सरकार है, समलैंगिक और गैर समलैंगिक लोगों के बीच अंतर करती है तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। इसको जो है संविधान के खिलाफ जो है माना जाएगा। इसमें रहेगा भेदभाव का अभाव रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें कही गई हैं, ये कुछ तर्क हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा तर्क ये है कि अगर भारत में जो विवाह है, मैरिज जो है एक सामाजिक एक सोशल जो इंस्टीट्यूशन है, तो इस इंस्टीट्यूशन के तहत जो है हम विवाह को जो पंजीकृत करवा सकते हैं या उसको पंजीकृत करवा लेते हैं तो उनको समाज की मान्यता मिल जाएगी और समाज की तरफ से सुरक्षा भी मिल जाएगी। तो ये कुछ तर्क हैं कि हम अगर अपने विवाह को अगर पंजीकृत करवा लेते हैं तो उनको समाज की तरफ से मान्यता मिल जाएगी और समाज की तरफ से उनको सुरक्षा भी मिल जाती है। तो ऐसे में हमें अगर समलैंगिकता को भारत में मान्यता दिलवानी है तो भारत में समलैंगिकता को एक सामान्य धारणा के बीच पेश करना है और एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट की तरह लेकर आना है। तो ये अभी ज़रूरी है कि हम अपने जो है उनके विवाह को मंजूरी दें, क्योंकि जब तक उनके विवाह को मंजूरी नहीं देंगे तब तक समाज में उनके लिए जो है नॉर्मल तरीके से उनके साथ बिहेव नहीं किया जाएगा, उनको जो है नॉर्मल तरीके से नहीं वहाँ समझा जाएगा और उनके साथ जो है स्टिग्मा जो है रहेगा वो उनके साथ जो एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है ना, वो उसे हम अपने आप से जो कभी अलग नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम उनको कुछ अलग समझेंगे तो उनके साथ जो एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है तो वो उस स्टिग्मा से कभी अपने आप को अलग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसे में अगर उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ना है तो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके विवाह को मान्यता देनी पड़ेगी। तो ये कुछ तर्क हैं। तो अगर हम आखिर में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा वो भी हम जान लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो कोर्ट ने जो है वो 3-2 के फैसले से समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। साफ इनकार जो है वो उन्होंने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, उसमें कोई भी विशेष विवाह जो अधिनियम 1954 है उसमें कोई भी जो बदलाव है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो मसला है भारत में कानून बनाने का जो अधिकार है वे संसद का है। ये काम विधायिका को दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट मैरिज एक्ट 1954 में कोई बदलाव करती है तो सरकार को कोई निर्देश देती है तो वो कानून के सम्मान जो अगर वो सरकार देगी, अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई निर्देश देगी वो कानून के समान माना जाएगा। लेकिन जो है वो कोर्ट जो है वो इस अधिनियम में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। अगर कोर्ट जो है वो सरकार को निर्देश देती है, अगर कोर्ट जुडिशलाइजेशन लागू करती है तो इसका मतलब ये होगा कि भारत में जो संविधान में जो शक्तियों का पृथक्करण है, पृथक्करण के सिद्धांत की बात की गई है उसका उल्लंघन होगा। जो उनकी शक्तियों की बात करी गई है संविधान में उसका जो
साफ साफ उल्लंघन होगा। तो इसी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस विषय पर बात करे। अगर सरकार स्वेच्छा से कोई कानून लेकर आती है तो उसे कोर्ट की तरफ से स्वीकार किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर जो कानून बना सकती है वो सरकार बना सकती है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो ये हुए मतलब पूरे डिसीजन की बात ये हुई, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन हमने बात की है कि डिसीजन जो है 3-2 से आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 3 जो जज थे उन्होंने मेजॉरिटी में डिसीजन दिया है और 2 जज ने जो है माइनॉरिटी में जजमेंट दी है। तो अब ऐसा नहीं है कि 2 जजेस ने समलैंगिक विवाह के पक्ष में थे, जो 5 जज थे उन्हें समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के वो सब लोग जो थे उसके विपक्ष में ही थे। मतदान इसमें जो हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा था कि जो 3 जज थे ऐसे थे कि जो कुछ और मानते थे और 2 जज थे वो कुछ और मानते थे, कुछ अलग मानते थे। तो उन्होंने अपनी जो जजमेंट जो माइनॉरिटी में दी। तो क्या है जजमेंट में आया, क्या क्या अंतर आए हैं, तो अब वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है, डिटेल में। तो सबसे पहले बहुमत या मेजोरिटी जजमेंट जो आया है उस पर बात करें तो मेजोरिटी जजमेंट जस्टिस भट्ट, कोहली और नरसिम्हा जी के द्वारा जो वो दिया गया है। तो इन्होंने कहा है कि भारत में जो भी विवाह का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे इनकार कर दिया कि जो भारत में जो विवाह का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। इसलिए समलैंगिक जोड़े को जो है उन्हें साथ रहने का अधिकार तो है, लेकिन साथ रहने के बाद जो संबंधों में मतलब जो उनके संबंध जो बनते हैं, उनकी जो विवाह होता है उसको मान्यता प्राप्त करने का उनके पास अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी 3 जज की जो है वो जजमेंट आई है, वो बहुमत जजमेंट जो इन्होंने ये कहा है कि उनके पास जो है वो संबंध बनाते हैं, शादी करते हैं, तो उनकी जो विवाह को जो है सरकार की तरफ से जो मतलब मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे में जो है मेजॉरिटी जजमेंट में देखने को मिला है, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो भारत में मौजूदा जो कानून है उसमें जो है इन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। तो इसमें कहा गया कि केंद्र जो है इसके लिए जो एक समिति बनाएगी, एक बैठक बनाएगी, उच्च स्तरीय कमेटी जो बनाई जाएगी, जिसमें जो है इन सब बातों के ऊपर जो चर्चा की जाएगी, ठीक है। जैसे इनके लिए मतलब जो भी इनके विवाह से रिलेटेड जो भी मसले हैं, बच्चा गोद लेने का, ठीक है, तो इन सब के लिए जो है इस जो समिति में जो है वो विस्तार से जो बात करी जाएगी, उनके लिए कुछ हल जो है निकाला जाएगा। तो अब बात करते हैं मेजॉरिटी जजमेंट की। जो मेजॉरिटी की जो निर्णय आया था वो 3-2 का जो आपको मैंने बताया अभी की, जो अगला जो निर्णय आया था वो माइनॉरिटी का था। जो हमारे CJI हैं चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल की अध्यक्षता में जो है इन दोनों ने जो है वो अपना जजमेंट दिया है। तो माइनॉरिटी जजमेंट में जो कहा गया है कि हमारे जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इन्हें जो है समलैंगिकता है जो वो कोई शहरी या संभ्रात कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एक जो है मतलब कोई अर्बन या एलीट कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, बल्कि भारत में समलैंगिकता जो है वो काफ़ी सालों से चला आ रहा है, बहुत पुराना है। तो ये सब जो निर्णय जो है वो इनके तरफ से जो दिए गए हैं। इन्होंने और भी कुछ बातें कही हैं कि इनको जो है बच्चा गोद लेने का अधिकार होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो इनको होनी चाहिए, तो ये सब उन्होंने कहा है। तो आगे अगर हम बात करें तो इसमें साफ साफ कुछ जजमेंट जो था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वो दिया गया इसके ऊपर, सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। तो इसमें यही एंड में डिसीजन निकला कि इनको जो है इनके विवाह को मंजूरी देने का कोई अधिकार मतलब सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यही कहा है कि सरकार अगर कोई कानून लेके आती है तो उसको हम स्वीकार करेंगे, ठीक है, सरकार के ऊपर ही मतलब, क्योंकि संसद के पास ही मतलब इसमें कानून बनाने का अधिकार होता है। तो ये सब चीज़ें जो है इस जो है डिसीजन में कही गई हैं। तो लास्ट में है आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए अधिकार की रक्षा करता है? तो ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर
तो हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।